नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल आर्म्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। ये कहानी सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की नहीं है, बल्कि एक गहरी और खतरनाक साजिश की है। तो देखिए, मार्च की शुरुआत में दिल्ली पुलिस के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। शहर में अचानक से इतने हाईटेक विदेशी हथियारों का मिलना, इसी ने एक बड़े ऑपरेशन की नींव रखी। सवाल सीधा था, इन हथियारों का असली सोर्स आखिर है क्या? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जो हथियार मिले उन्होंने कहानी को एकदम इंटरनेशनल बना दिया। सबसे पहले सामने आई इटली की बनी मशहूर बेरेटा पिस्तौलें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद ब्राजील में बनी टॉरस पिस्टोलें भी बरामद हुई। अब ये तो साफ हो गया था कि ये किसी छोटे मोटे गिरोह का काम बिल्कुल नहीं है। और फिर मिली तुर्की में बनी PX 5.7 जैसी सोफिस्टिकेटेड पिस्तौलें। पता है, ये वो हथियार हैं जो अक्सर स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। मतलब साजिश की परतें और भी गहरी होती जा रही थी। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। हुआ ये कि मार्च के पहले हफ्ते में क्राइम ब्रांच को एक पक्की खबर मिली, एक ऐसे सिंडिकेट के बारे में जो पिछले 7-8 महीनों से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक्टिव था और लगातार विदेशी हथियार सप्लाई कर रहा था। बस इसी एक टिप पर पुलिस ने काम करना शुरू किया और फिर जो हुआ वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और इस पूरे नेटवर्क की कमर ही टूट गई। और कमाल की बात देखिए, ये सब हुआ सिर्फ 12 दिनों के अंदर। 13 मार्च को राहिल और सोनू की गिरफ्तारी से पहला डोमिनो गिरा। फिर 17 को सप्लायर घनश्याम पकड़ा गया। अगले कुछ दिनों में वसीम, निशांत और नवाब की गिरफ्तारियों से और हथियार मिले। 23 मार्च को मोहम्मद नोमान ने इनके कम्युनिकेशन का राज खोला और आखिर में 24 मार्च को हुई मोहम्मद नौशाद की गिरफ्तारी, जिसने केस का रुख ही बदल दिया। मोहम्मद नोमान की गिरफ्तारी से पता चला कि ये सिंडिकेट कितना शातिर था। हर हथियार के साथ एक नया मोबाइल फोन और एक नया सिम कार्ड पैक किया जाता था। जैसे ही डिलीवरी हुई, फोन को फेंक दिया जाता और सिम कार्ड को तोड़ दिया जाता। मतलब कोई डिजिटल सुराग ही नहीं, कमाल का तरीका था पहचान छिपाने का। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। 24 मार्च को मोहम्मद नौशाद की गिरफ्तारी ने इस पूरी जांच का पैमाना ही बदल दिया। ये वो पल था जब एक लोकल आर्म्स रैकेट की जांच एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश में बदल गई। नौशाद के पास से जो बरामद हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। चेक रिपब्लिक में बनी एक सब मशीन गन। देखिए, ये पिस्तौलों से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार है। एक कॉम्पैक्ट ऑटोमेटिक वेपन जो कम समय में ढेरों गोलियां दाग सकता है, और ये किसी बहुत बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहा था। इस हथियार की गंभीरता को दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर के शब्दों में ही समझते हैं। उन्होंने कहा, ये एक बेहद आधुनिक हथियार है जिसे स्पेशल फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। ये आमतौर पर अपराधियों के हाथ में नहीं मिलता। तो सबसे जरूरी बात, नौशाद ने पूछताछ में कबूल कर लिया कि ये सारे के सारे हथियार नेपाल के रास्ते भारत में तस्करी कर लाए जा रहे थे। ये पहली बार था जब पुलिस को इस इंटरनेशनल स्मगलिंग रूट का एक सीधा लिंक मिला। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। पता चला कि नौशाद इस सिंडिकेट का सरगना नहीं था। वो तो बस एक मोहरा था जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल चला रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर के लिए काम कर रहा था। इस सिंडिकेट का किंग पिन है शहबाज अंसारी। ये नाम नया नहीं है। 2022 में NIA ने इसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन 2023 में जमानत पर छूटते ही ये फरार हो गया और अब ये बांग्लादेश से बैठकर ये पूरा नेटवर्क चला रहा है। अब तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। यह सिर्फ एक अपराधी और उसके गिरोह की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके तार पाकिस्तान और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ रहे थे। जांच में पता चला कि इनका पहला प्लान यानी प्लान ए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत में गिराने का था। सोचिए, हालांकि किसी वजह से ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया। जब ड्रोन वाला प्लान फेल हुआ तो इन्होंने एक नया और भी ज्यादा जटिल रास्ता अपनाया। हथियारों के पार्ट्स एक खाड़ी देश से नेपाल भेजे जाते थे, जहां उन्हें असेंबल किया जाता और फिर भारत में उनकी तस्करी होती थी। इस जांच ने कई और अहम बातें उजागर की हैं। इसमें दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियों की भूमिका का भी शक है। ये हथियार लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात गिरोहों को सप्लाई किए जा रहे थे और अभी भी इस नेटवर्क से जुड़े 7-8 और संदिग्धों की पहचान हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी बाकी है।
तो कुल मिलाकर क्राइम ब्रांच के इस ऑपरेशन का नतीजा देखिए। 10 गिरफ्तारियां, चेक रिपब्लिक की बनी एक सब मशीन गन, इटली, ब्राजील, तुर्की और चीन में बनी 20 हाईटेक पिस्तौलें, करीब 200 जिंदा कारतूस और 10 मोबाइल फोन। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन ये पूरा भंडाफोड़ अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब एक किंग पिन विदेश में बैठ के अपना नेटवर्क चला सकता है और तस्करी के इतने नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, तो अगली बार ऐसे किसी खतरनाक हथियारों के जखीरे के खिलाफ हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं?